हेलो स्टूडेंट। आइए, इंटरमीडिएट वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर का हम लोग सेकेंड वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट कायिक जनन क्या है, राइट। और इनसे पहले हम लोग पढ़े थे डिफरेंट विथ रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया था सर। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। कायिक जनन ये भी हो गया है। अब दूसरा हम लोग इस टॉपिक कर रहे हैं वो है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। ओके, क्या है कायिक प्रबंधन। देखिए ये है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। करे कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ओके, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। ओके, तो आंसर आपके सामने है स्टूडेंट। आंसर क्या रखा गया है देखिएगा, ये है आपका आंसर। ओके, कर कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मातृ पौधे में कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि ये नए पौधों का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण हैं, राइट। कौन कौन से उदाहरण है स्टूडेंट, इसको देखते हैं पहले। फर्स्ट नंबर देखिएगा स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग आपका। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऐसे एक बार और देखिएगा, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट है अजूबा, राइट, जिसको बोलते हैं ब्रोयोफुलियम के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादपकाय पौधे उत्पन्न होते हैं, राइट, जो मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, जैसे आलू आप देखे होंगे, आलू का जो कंद है, राइट, आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियाँ जिसको नोड्स बोलते हैं कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती है तथा प्रत्येक कलिकाओं में नए पौधों का जन्म देती है। जैसे इनकी भी बुआई होती है, काफ़ी अच्छे होते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि हमें क्या करना है स्टूडेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इस पे एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए, राइट। किशोर चरण फर्स्ट नंबर, दूसरा कर रहा है प्रजनन चक्र क्या है, प्रजनन चक्र चरण, और तीसरा है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट भाग देखिएगा, कैसे इंपॉर्टेंट इसको और इम्पोर्टेंट बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट। आइए, तो फर्स्ट नंबर हेडिंग है हमारा, क्या है, किशोर चरण, ठीक है। अर्थात ये किशोरावस्था जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कारण सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं, राइट। बट इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक प्रवर्धन या कायिक अवस्था कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेस, राइट। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक में अलग अलग होते हैं। इनकी जो अवस्थाएं होती हैं बिल्कुल भिन्न भिन्न होती हैं। और दूसरा क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये दूसरा देखिएगा, दूसरा कह रहा है कि प्रजन, ये रहा है प्रजनक प्रजनक चरण, राइट। इसमें कह रहा है रिप्रोडक्टिव फेस में क्या है, किशोरावस्था अथवा कायिक प्रवावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचानना जा सकता है, बट वहाँ पे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। दूसरा कह रहा है प्रोसेस, क्योंकि पौधों में पुष्पन फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिकी एवं अकारिकी
परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके चलते इनकी संतति उत्पन्न करने में योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होते हैं, राइट। अब देखिए तीसरा कह रहा है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था क्या है। ओके, तो इसके बारे में देखेंगे। कह रहा है कि सेंसेटिव फेस, यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है, बट इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती है, जिसके फलस्वरूप ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो सकती है, या मृत्यु जब हो जाती है उनसे पहले इसे हम लोग बोलते हैं वृद्धावस्था हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं कि इनकी वृद्धावस्था होगी, राइट। अब देखिए आगे का हेडिंग होगा, वो हेडिंग है स्टूडेंट कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को कैसे पाया, या पाया तो क्यों पाया। ओके, आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर इसमें कह रहा है लैंगिक प्रजननता कैसे होती है। तो लैंगिक प्रजनन ये एक इम्पोर्टेंट भाग है। लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है, राइट। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से एक नए लक्षण विकसित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, जो जैव विकास में सहायक होती हैं, और इन्हीं के साथ अपने ही इन्हीं गुणों के आकार बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन उत्पन्न होती है, या लैंगिक जनन इसमें संभव होती है। ओके, आगे का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, कह रहा है कि इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, देखिएगा। व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बोध होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर देखेंगे स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट माना गया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन यार, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे लैंगिक जनन जब जीवधारी करते हैं तो उस पीरियड में देखिएगा, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन, ठीक है, प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन के करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इसका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जननों में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रियाएं होती है अंतर संबंधित अंतःवर्ध होती है, निषेचन के फलस्वरूप, तथा नर एवं मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनाणु बनाता है, ठीक है। द्विगुणित युग्मनाणु से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। ओके, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन ये दोनों प्रक्रियाएं होती है, किसमें होती है, लैंगिक जनन में। किसमें होते हैं स्टूडेंट, लैंगिक जनन में। और ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं किसके अकॉर्डिंग होते हैं, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ओके, इसमें कह रहा है कि युग्मक निर्माण प्रक्रिया में युग्मक जनन, ठीक है, ये शुक्राणुओं के निर्माण में शुक्र जनन, ठीक है, शुक्र जनन, तथा अंडाणुओं के निर्माण में अंड जनन, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। जैसे मेल में आपके आ जाएगा शुक्र जनन और फीमेल में आ जाएगा आपका क्या, अंड जनन। ओके, तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन ये दोनों होते हैं प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। आगे कह रहा है, ये देखिएगा, ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित एन है
या द्विगुणित 2n है। ओके, तो इसको पहचान कर आपको लिखना है स्टूडेंट। देखिए कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट नंबर कर रहा है, इधर आइए आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा आपका, ठीक है। देखिए कितना प्रोसेस है, बिल्कुल बेस्ट। ओके, कह रहा है कि अंडाशय, परागकोश, अंडा या डिंब, पराग, नर युग्मक, युग्मनज, ठीक है। ये प्रोसेस है और सबसे बेस्ट है ये स्टूडेंट। एक बार और दिखाते हैं आपको, बिल्कुल इम्पोर्टेंट भाग है ये। ओके, ये देखिए, राइट, अब दिखाई दिया आपको। ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आपको यहाँ पे फिगर देखना है और फिगर देख के बनाना है, बताना है। जैसे फिगर में क्या दिया है, ये आपका पार्ट, एंथर, फिलामेंट, एस्टाइल, ओवरी, राइट। अब इधर आएंगे, पेंटल, स्टिग्मा, सेपल, ठीक है। ये रहे आपके पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। वही कह रहा है कि द्विलिंगी पुष्प की अनुलंब काट, अर्थात ये द्विलिंगी पुष्प का अनुबंध काट है, ठीक है। इसके बारे में आपको फिगर बनाना है। ओके स्टूडेंट, देखिए फिगर के बाद से अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पुष्पीय भाग, ठीक है। इसके कौन कौन से भाग हैं ये देखते हैं। यहाँ पे ऐसे आएगा, ये रहा आपके भाग। कह रहा है कि अंडाशय, अंडाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, राइट। ये द्विगुणित यानी 2n है। परागकोश, एंथर, द्विगुणित 2n। अंडा या डिंब, ये भी ओवली, ठीक है। ये अगुणित है अर्थात n है। परागकण, पोलन ग्रेन, ये अगुणित अर्थात n है। नर युग्मक, मेल जेमेट, ये अगुणित है, ठीक है, ये n है। और युग्मनज, जाइगोट, ये द्विगुणित अर्थात 2n है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए बताया है, युग्मनज जाइगोट शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी द्विगुणित संरचना 2n होती है, राइट। अर्थात शुक्राणु और अंड दोनों के मिलने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विगुणित संरचना अर्थात 2n। इसको क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए। क्या है, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए। इसके नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं या इनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कह रहा है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु, नर युग्मक तथा अंडाणु मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं, राइट। कह रहा है कि शुक्राणु, नर अर्थात मेल रिप्रोडक्शन, और अंडाणु अर्थात फीमेल रिप्रोडक्शन के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। ओके, इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मक, जिसको डिप्लॉयड जाइगोट बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु अर्थात नर युग्मक तथा अंडाणु मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये रहा आपका बाह्य निषेचन। समझ में आ गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि बाह्य निषेचन से कौन कौन से हानियां हो सकती हैं, इनसे क्या क्या हानियां हैं, तो ये देखेंगे। फर्स्ट नंबर स्टूडेंट देखिएगा, बाह्य निषेचन से हानियां, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट नंबर, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। दूसरा कह रहा है कि संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। और तीसरा कह रहा है संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की उपस्थिति अर्थात इनकी जो स्थिति से गुजरती है, इसके फलस्वरूप इनकी उत्तर जीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं
ये हकीकत सी बात है भाई। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे जो शिकारी होंगे वो क्या करेंगे, अपने शिकार करने के लिए इनकी संख्या को नष्ट कर सकते हैं। जैसे मछलियाँ हैं, ठीक है, इनकी भी संख्या कम होती है। ओके, अब देखिए आगे कह रहा है कि जुस्पोर अर्थात अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद को स्पष्ट कीजिए। अर्थात इसको स्पष्ट करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। आइए, ये दो प्रोसेस है, हेडिंग बाय हेडिंग बना के आप लिखिएगा, सबसे बेस्ट होगा। ओके, फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जुस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु। यह नग्न चल कशाभिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इसका निर्माण जनन कोशिका के जीव द्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसके अग्र भाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। ये चलती जाड़ू धानी में बनते हैं। उदाहरण जैसे यूलोथ्रिक्स, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ये दो प्रोसेस है। ओके, तो ये रहे अलैंगिक चल जीवाणु बीजाणु। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, जाइगोट। इसको कैसे करेंगे, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों अर्थात जाइगोट्स की निषेचन से बनी संरचना युग्मक कहलाती है। यह द्विगुणित 2n होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य अर्थात माध्यम जल में होता है, जैसे मेढक, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य। राइट, तो ये रहे आपके पार्ट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट,